हेलो इग्नू स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक्सक्लूसिवली जून 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन पेपर, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा और वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उन्नति एजुकेशन पर। तो चलिए स्टूडेंट, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस जून 2025 का क्वेश्चन पेपर। 3 आवर्स का आपका ये पेपर होता है, 100 मार्क्स का आता है। आपको कोई 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं और हर सेक्शंस में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो आपके 500 होने चाहिए और हर एक मार्क्स क्वेश्चन जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको स्पेसिफिकली नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं, तो आपको उतनी ही लिमिट के अंदर लिखना है, इसको बहुत ज़्यादा और एक्सीड नहीं करना। तो चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले अपने सेक्शन नंबर 1 पर। सेक्शन नंबर 1 जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज लिबरलिज्म, एक्सप्लेन, राइट। चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो लिबरलिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? सो बेसिकली लिबरलिज्म जो है वो आपकी एक मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जिसका मेन फोकस किस पे होता है स्टूडेंट? आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर, ठीक है। और ये एक आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है किसकी? कैपिटलिज्म की। तो सबसे पहले अब इसके सब पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट आएगा आपका मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म क्या है? एक डॉक्ट्रिन है जो ट्रीट करता है इंडिविजुअल को एज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, और वो आर्ग्यू करता है कि ये चीफ फंक्शन है स्टेट का कि वो इंडिविजुअल लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखे। सेकेंड आता है स्टूडेंट आपका इंडिविजुअलिज्म एंड मॉरल ऑटोनॉमी। सो क्लासिकल लिबरलिज्म जो थे उन्होंने अजम्पशन किया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो रैशनल, सेल्फ इंटरेस्टेड हैं और कैपेबल होते हैं चॉइसेस बनाने के लिए, अपने अच्छे के लिए, कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। थर्ड इज लिबर्टी एंड नेचुरल राइट। सो लिबरलिज्म जो है वो डिफेंड करता है क्लस्टर ऑफ नेचुरल राइट्स को, फॉर एग्जाम्पल आपका टू लाइफ, टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, कॉन्साइज, कॉन्ट्रैक्ट, और ये आपको एज अ दे ऑल आर रिगार्डेड एज अ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट। फोर्थ पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। तो उस लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए लिबरल्स ने क्या इंसिस्ट किया कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पावर सेपरेटेड होनी चाहिए, और एक रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म को हिस्टोरिकली जो है वो सपोर्ट किया गया। फ्री कंपटीशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस को बिलीव किया गया कि इससे जो आपकी वेल्थ और एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा मैक्सिमाइज होती है। तो स्टेट इंटरवेंशंस की वजह से प्रोडक्शन, ट्रेड, वेजेस जो है उनको हार्मफुल भी माना गया, किसके लिए? फ्रीडम और प्रोस्पेरिटी के लिए। अब हम आते हैं अपने 6 पॉइंट पर, दैट इज व्यू ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट। तो सोसाइटी ने कन्विंस किया कि लिबरलिज्म क्या है? आपका एक नेटवर्क है ऑफ वॉलंटरी रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल, जिसमें आप मीडिएट कर सकते हैं किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और सिविल एसोसिएशंस के थ्रू। 7 पॉइंट इज स्टूडेंट लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सो लिबरलिज्म को हिस्टोरिकली एनकरेज किया गया रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के थ्रू, पीरियोडिक इलेक्शन, सिविल लिबर्टीज एंड टॉलरेंस, और इसको लिंक किया गया था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ विद प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। थ्रू अर्ली लिबरलिज्म इज लिमिटेड टू द franchise and associated democracy only. 8th point is critique and transformation. Because laissez-faire liberalism led to concentration of wealth and exploitation and alienation of workers, so it attract fierce criticism especially from the मार्क्सिज्म। तो इसको कहीं ना कहीं इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका इसका कंक्लूजन। सो लिबरलिज्म हैज बिकम एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड लिमिटेड स्टेट पावर, क्लोजली टाइड टू कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये था आपका फर्स्ट का आंसर। स्टूडेंट आप वीडियो पॉज करके जो है वो उसके मैंने आपको सिर्फ सब पॉइंट्स बताए हैं, इसकी हेडिंग्स बताई हैं, आप क्लियरली उसका आंसर जो है वो रीड कर सकते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेलफेयर स्टेट।
वेलफेयर स्टेट पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले। सो वेलफेयर स्टेट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी? लिबरल डेमोक्रेसी की, जिसके अंदर जो स्टेट है वो एक्टिवली सोशल वेलफेयर का काम करते हैं और जस्टिस का काम करते हैं, रेदर देन कि वो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करके रखें। अब हम आते हैं इसके सब पॉइंट्स पर। तो पहला आ जाता है स्टूडेंट्स आपका मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट, जिसमें वेलफेयर स्टेट में से अज्यूम किया जाता है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन की वेलबींग के लिए काम करे और उन्हें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड करे। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, एवोल्यूशन फ्रॉम नाइट वॉचमैन टू अ वेलफेयर। हिस्टोरिकली जो आपकी मॉडर्न स्टेट है वो लिमिटेड मॉडल था वेलफेयर ओरिएंटेशन का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। उसके अंदर आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, वर्किंग क्लास मूवमेंट था, ग्रेट डिप्रेशन आपका मूवमेंट हुआ जिन्होंने 2 वर्ल्ड वॉर्स भी थी वो फेस करनी पड़ी। तो उसमें समझ में आया कि आपको एक प्लान स्टेट इंटरवेंशन और सोशल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। थर्ड इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका? फर्स्ट इज पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट, कि उनको सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करना है। सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सर्विस, कि आपको एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। थर्ड इज कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, कि आपको जो है इनइक्वालिटीज को खत्म करना है, कैसे? टैक्सेशन के थ्रू और रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। एंड द फोर्थ इज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, कि आपको पॉलिटिकल लिबर्टीज जो हैं और सोशल राइट्स दोनों को कंबाइन करना है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फाउंडेशन। इकोनॉमिक फाउंडेशन में आता है आपका केनेसिज्म। तो ये जो आपका वेलफेयर स्टेट है वो किससे रिलेटेड था? आपका केनेसिज्म इकोनॉमिक पॉलिसी से, जो जस्टिफाई करता है कि जो स्टेट है उसको फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। फिफ्थ इज थ्योरेटिकल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस। तो ये जो थ्योरेटिकल बेसिस हैं ये आपके सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज और आपके क्रिश्चियन सोशल थॉट्स और लिबरल एग्लिटरिज्म को जो है वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका वेलफेयर स्टेट इन प्रैक्टिस। तो वेलफेयर स्टेट जो है उन्होंने कुछ स्कीम्स एस्टेब्लिश करी है, किसके लिए? फॉर सोशल इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ओल्ड एज पेंशन, पब्लिक हेल्थ एंड यूनिवर्सल स्कूलिंग। सेवंथ इज लिबरलिज्म क्रिटिक क्राइसिस। सो लिबर्टेरियन जो है उन्होंने वेलफेयर स्टेट को एज अ वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स माना था और आर्ग्यू किया था कि जो कंपल्सरी टैक्सेशन है, कंपल्सरी टैक्सेशन की वजह से और जो भी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उससे जो लेबर है आप उसको फोर्स कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी को कन्फेस्टिकेट कर रहे हैं। एट्थ इज मार्क्सिस्ट एंड अदर क्रिटिक। सो मार्क्सिस्ट स्टैंडर्ड पॉइंट की व्यू से जो वेलफेयर स्टेट है वो सिर्फ कैपिटलिज्म की हार्शनेस को सॉफ्ट करता है विदाउट रिमूविंग द एक्सप्लॉइटेशन। कंक्लूजन कि वेलफेयर स्टेट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी लिबरल डेमोक्रेसी को रिकास्ट कर रहा है, पॉलिटिकल राइट्स को कंबाइन कर रहा है सोशल और इकोनॉमिक गारंटीज के साथ। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। आपको और क्लैरिटी के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा आंसर अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ उसके पॉइंट्स और सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको जिस तरीके से हमने आंसर प्रेजेंट करे हैं हमारी टीम ने, आपको ऐसे ही आंसर प्रेजेंट करने हैं एग्जाम में भी। ये हम जो आपको आंसर्स दे रहे हैं वो आपकी इग्नू की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली है और आप ऐसे ही पॉइंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर कर पाओ। चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लिबर्टेरियनिज्म इज एलेबोरेट। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो बेसिकली लिबर्टेरियनिज्म क्या है? एक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है जो आपके लिबरल कमिटमेंट को पुश करती है, किसके टुवर्ड्स? इंडिविजुअल लिबर्टी के टुवर्ड्स। तो ये कब शुरू हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपके लेट 20th सेंचुरी के अंदर, ड्यू पर्टिकुलरली एंग्लो अमेरिकन डिबेट्स के टाइम पर। और इस टाइम पर जो लिबर्टेरियंस उन्होंने आर्ग्यू किया था कि उनको मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो मिलनी चाहिए एंड अ मिनिमम स्टेट, जिसको कुछ लोगों ने शार्पली क्रिटिसाइज भी किया था। फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट, इसका मीनिंग। तो ये टर्म किससे डिवाइड हुई है? फर्स्ट है लिबर्टास, जिसका मतलब होता है फ्रीडम।
और डॉक्ट्राइन जिसका मतलब होता है लिबर्टी एज द सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू। तो बेसिकली लिबर्टेरियनिज्म जो है वो किस पे इंसिस्ट करता है, सेल्फ ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल पर, और वो इन्वॉल्व करता है राइट ओवर देयर बॉडीज। सेकेंड इज सेल्फ ओनरशिप एंड नेचुरल राइट। सो लिबर्टेरियंस जो है वो हर पर्सन को, ईच पर्सन जो है वो अपने आप को ओन करता है और उनके स्ट्रॉन्ग राइट्स हैं अगेंस्ट एनी फिजिकल एग्रेशन, थेफ्ट, फ्रॉड एंड कोरेशन। थर्ड पॉइंट इज रेडिकल इंडिविजुअलिज्म। सोसाइटी अंडरस्टूड करती है कि जो सम ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो वॉलेंट्री इंटरैक्ट करते हैं, कोई इंडिपेंडेंट कलेक्टिव गुड्स जो हैं वो इंडिविजुअल गुड्स के ऊपर नहीं हो सकते। फोर्थ इज द मिनिमम स्टेट। तो लिबर्टेरियनिज्म जो है वो डिफेंड करता है मिनिमम और नाइट वॉचमैन स्टेट को, जो लिमिटेड है उनके सिर्फ फंक्शंस की वजह से, सच एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल क्राइम एंड फ्रॉड, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं अब हम, डिफेंस ऑफ मार्केट एंड प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो फिक्स मार्केट है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड लिबर्टेरियंस आर्ग्यू करते हैं कि एज लॉन्ग एज इनका जो एक्विजिशन, लिबर्टेरियंस आर्ग्यू करते हैं एज लॉन्ग एज एक्विजिशन और एक्सचेंज जो है वो वॉलेंट्री हैं, राइट्स की रिस्पेक्ट होगी और जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनइक्वल होगा। सिक्स्थ इज ऑपोजिशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। लिबर्टेरियंस जो है वो स्ट्रांगली अपोज करते हैं वेलफेयर स्टेट को। सेवंथ इज लिबर्टेरियन व्यू ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो लिबर्टेरियन इक्वालिटी का मतलब मानते हैं इक्वल राइट्स ओवर वंस लेबर एंड प्रॉपर्टी, नॉट अ इक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ। एट्थ इज क्रिटिक ऑफ द लिबर्टेरियनिज्म। तो लिबर्टेरियनिज्म जो है वो स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज को इग्नोर करता है और हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो है प्रॉपर्टी एक्विजिशंस के अंदर उनको इग्नोर करता है, और ये कोई भी एक मिनिमम लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस की गारंटी नहीं देता। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। चलिए स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन पर आते हैं अब हम। सो बेसिकली हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है आपका, ये बेसिकली सेंट्रल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री था मार्क्सिज्म के अंदर, और मार्क्स ने जो था इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्पिरिचुअलिस्ट एंड आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले इसका सब पॉइंट देखते हैं, वो है आपका अगेंस्ट स्पिरिचुअलिस्ट एंड आइडियलिस्टिक। तो मार्क्स ने जो था इनको तीनों को ही डिस्टिंग्विश किया था। स्पिरिचुअलिस्ट था गॉड ऑफ विल, आइडियलिस्ट था डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, एंड मटेरियलिस्ट था आपका डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल कंडीशंस। सेकंड आते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है आपका, मोड ऑफ कंडक्शन, जिसके अंदर प्रोडक्शन, जिसमें आपके कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, प्रोडक्शन के टूल्स, मशीन, लेबर, पावर, टेक्नोलॉजी। सेकंड इज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपका ओनरशिप और कंट्रोल रिलेशंस आ रहे हैं, जैसे आपका स्लेव और मास्टर का रिलेशन, सर्फ एंड बैरन का, कैपिटलिस्ट और पॉलिचेरियन का। थर्ड इज बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये आपका रियल फाउंडेशन है और अब बेस है आपके लीगल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस का। फोर्थ इज रिवर्सल ऑफ हेगलियन आइडियलिज्म। तो हीगल ने एक्सप्लेन किया था कि ये एक अनफोल्डिंग आइडिया है जिसके अंदर हम इंटेलेक्चुअल मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं। फिफ्थ इज स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म किसको एक्सप्लेन कर रहा है, आपके प्रिमिटिव कंज्यूमरिज्म ऑफ स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। सिक्स पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन फोर्सेज एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। एक सर्टन स्टेज पे जो फोर्सेज हैं प्रोडक्शन के वो आउटग्रो कर जाते हैं एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को। सेवेंथ इज क्लास स्ट्रगल एंड सोशल रेवोल्यूशन। तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली हिस्ट्री ऑफ ऑल है जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ अ क्लास स्ट्रगल। एट्थ इज स्टेट एंड विदरिंग अवे। बिकॉज जो स्टेट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास को, तो ये एक व्हीकल है क्लास रूल का क्लास सोसाइटीज के अंदर। क्रिटिक नोट देखेंगे हम। तो मार्क्सिस्ट थे जैसे आपका ल्यूकेस एंड ग्रेप्समी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इस वल्गर वर्जन ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म को और उन्होंने इसको मैकेनिकली सुपर स्ट्रक्चर जो था एज अ ट्रीट किया था। ल्यूकेस ने स्ट्रेस किया था कि जो आपके रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस है, वाइल जो ग्रेप्समी थे उन्होंने एम्फेसिस किया था कल्चरल हिगमी पर। चलिए लास्ट अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन।
सो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन ग्रेम्सबी नोशन ऑफ हेगेमनी। चलिए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं अब हम। बेसिकली जो ग्रेम्सबी थे वो एक इटालियन मैक्सिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो कैपिटलिज्म है वो वेस्ट में अभी भी सर्वाइव क्यों कर रही है डिस्पाइट कि वहाँ पे वर्किंग क्लास का अभी भी ग्रोथ है और क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है और ये डिटरमाइन करता है कि कैसे आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर आपस में डेवलप होते हैं और काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चे इसके मीनिंग पे। जो फर्स्ट पॉइंट है द मीनिंग ऑफ हेगमनी। सो हेगमनी का क्या मतलब है आपका, कि एक क्लास का दूसरे क्लास के ऊपर डोमिनेंस होना या लीडरशिप होना, और ये आप कैसे अचीव कर सकते हो, थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ कोरिएशन एंड कॉन्सेंट। सेकेंड इज कोरिएशन एंड कॉन्सेंट। तो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है पॉलिटिकल सोसाइटी को, जहाँ पे स्टेट जो है उसके अंदर आपका आर्मी, पुलिस और कोर्ट्स आता है। सिविल सोसाइटी आती है जिसपे उनका मेन फोकस किस पे है, स्कूल्स पे, चर्चेस पे, मीडिया पे, पार्टीज पे एंड वॉलंटरी एसोसिएशंस पर। थर्ड इज कल्चरल हेगमनी। सो बर्गिस क्लास जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेम्सबी वो अटेम्प्ट करते हैं माइंड ऑफ लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए, और वो किस तरीके से करते हैं कि वो अपना कल्चर जो है वो उसके ऊपर इम्पोज करते हैं, किसके थ्रू, एजुकेशन, रिलीजन और लिटरेचर के थ्रू। फोर्थ इज हिस्टोरिक ब्लॉक। तो गिम्सी ने मॉडिफाई किया था बेस को, सुपरस्ट्रक्चर मॉडल को, उन्होंने हिस्टोरिक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। और हिस्टोरिक ब्लॉक जो है वो आपके मटेरियल कंडीशन और सब्जेक्टिव आइडियोलॉजिकल फोर्सेस को यूनाइट करता है। अब हम आते हैं फिफ्थ पर, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो इंटेलेक्चुअल्स जो है जैसे आपके टीचर्स, क्लेगी, राइटर्स, पार्टी लीडर्स, तो वो एक बहुत क्रूशल रोल जो है वो प्ले करते हैं हेगमनी को क्रिएट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। सिक्स्थ इज फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस। तो ग्रेम्सबी डिस्क्राइब करते हैं कि मार्क्सिज्म जो है वो फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस है। उनका जो मेन स्ट्रेस है वो यूनिटी ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिस के ऊपर है, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉन्शियस एक्टिविटीज़ की वजह से, एक्टिविटीज़ के थ्रू, और उनको जो है अपने हिस्टोरिकल सिचुएशंस जो है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड होने चाहिए ताकि वो उसको चेंज कर सके। सेवेंथ इज वॉर ऑफ पोजीशन एंड काउंटर हेगमनी। तो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट आर्ग्यू करते थे कि ये जो रेवोल्यूशन है उसके लिए आपको एक वॉर ऑफ पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। जब आप विद इन द सोशल सोसाइटी के अंदर आपकी एक लॉन्ग स्ट्रगल होती है ताकि आप एक एग्जिस्टिंग हेगमनी और उसका एक न्यू फेवर जो है वो वर्किंग क्लास का कंस्ट्रक्ट कर सको। इम्पॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्क्सिज्म। तो हेगमनी जो है वो करेक्ट करता है वर्गर मार्क्सिज्म को, जो ट्रीट करता है सुपर स्ट्रक्चर को एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बेस, और वो शो करते हैं आइडिया, कल्चर, पॉलिटिकल लीडरशिप को, जिसके अंदर वो सस्टेन करके रखना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं क्लास रूल को। तो स्टूडेंट ये था आपका पूरा सेक्शन ए, जिसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं या आपको कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो करके जाने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस पेपर ज़रूर करके जाने हैं। आपका क्वेश्चन पेपर जो है उन्हीं में से ही आता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं में से ही आते हैं, और उसके लिए आपको हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट करना है और उनसे 5 ईयर के सॉल्व पेपर लेने हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है स्टूडेंट्स, और हमारी टीम को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करना है। चलिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन 2 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटलिज्म। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। फंडामेंटलिज्म जो है वो एक पावरफुल पॉलिटिकल और सोशल फोर्स है जो आपके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पार्ट है। इसके अंदर ये एक टेंडेंसी है बेसिकली जिसमें जो आपके रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, तो ये आपके रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं जो वापस से फंडामेंटल ऑफ फेथ के ऊपर आ रहे हैं और ये अपोज करते हैं मॉडर्न और सेक्युलर वैल्यूज़ को। फंडामेंटल जो है वो बेसिकली कंबाइन कर रहा है आपके रिलीजियस बिलीफ को उसके पॉलिटिकल आउटलुक के साथ और मोबिलाइजेशन के साथ। चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट इज रिटर्न टू सेक्रेड फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटलिज्म जो है वो किस पे इंसिस्ट कर रहा है कि आपको वापस से ओरिजिनल और प्योर टीचिंग ऑफ रिलीजन पर जाना है। सेकेंड इज स्क्रिप्चुरल आइडेंटिटी एंड लिटरलिज्म।
तो सेक्रेट टेक्स्ट जो है उनको इनहेरेंट ट्रीट किया जाता है, ट्रू ट्रीट किया जाता है, और जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो हिस्टोरिकल और सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन को अपोज करते हैं। थर्ड इज एंटी मॉडर्निज्म एंड रिजेक्शन ऑफ सेक्युलरिज्म। तो फंडामेंटलिज्म जो है वो आपके मॉडर्न सेक्युलर कल्चर, रैशनलिज्म, साइंटिफिक आउटलुक को रिलीजन का थ्रेट की तरह से देखता है। फोर्थ इज मॉरल रिजिडिटी एंड सोशल कन्वर्टिज्म। तो एक स्ट्रिक्ट कोड है आपके पर्सनल और सोशल मोरालिटी का सेंट्रल के अंदर, और फंडामेंटलिस्ट जो है वो आपके फिक्स जेंडर रोल, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, कंट्रोल ऑफ सेक्सुअलिटी, फैमिली लाइफ के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। फिफ्थ इज कम्युनल आइडेंटिटी एंड बाउंड्रीज। तो फंडामेंटलिज्म जो है वो शार्पली डिफाइन करता है ट्रू बिलीवर्स को। सिक्स्थ इज पॉलिटाइजेशन ऑफ रिलीजन बिलीफ जो है वो कैसे एक्सटेंड हो सकते हैं, पॉलिटिकल स्फेयर के थ्रू एक्सटेंड हो सकते हैं। सेवंथ इज ऑथेरियन ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट जो है वो यूजली हायरार्किकल होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है। एट्थ इज इंटॉलरेंस एंड मिलिटेंट स्टाइल, बिकॉज क्योंकि वो एक काम पोजीशन है एब्सोल्यूट ट्रुथ का, तो फंडामेंटलिस्ट जो है वो इंटॉलरेंट होते हैं प्लूरलिज्म के और कॉम्प्रोमाइज के। कंक्लूजन, फंडामेंटलिज्म जो है वो एक मियर रिलीजियस डिवोशन नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीजियस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, जिसमें वो आपके स्पिरिचुअल में मर्सी, मोरल रिजिडिटी एंड कम्युनिकल आइडेंटिटी को कंबाइन करता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ पर। सेवंथ क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, व्हाट इज नेशनलिज्म, एक्सप्लेन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम आपका। नेशनलिज्म क्या है? ये आपकी एक मोस्ट पावरफुल आइडियोलॉजी है मॉडर्न ईरा के अंदर, जिसमें बेसिकली आपका एक सेंटिमेंट है जिसमें आप नेशनलिज्म को लिंक करते हो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के साथ, और वो कितना लॉयल है अपनी उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए जिसको हम नेशन बोलते हैं। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। तो फर्स्ट इज नेशनलिज्म एज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो नेशनलिज्म को एज अ स्टेट ऑफ माइंड के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल की जो सुप्रीम लॉयल्टी है वो अपने नेशन के टुवर्ड्स होती है। सेकेंड इज कंपाउंड ऑफ मैनी फैक्टर्स। तो ये यूनिट एक्सप्लेन करती है कि जो नेशनलिज्म है वो एक कंपाउंड है बहुत सारे फैक्टर्स का, जिसमें ह्यूमन नेचर के रूट्स भी आते हैं। थर्ड इज कॉमन टेरिटरी एंड हिस्ट्री। तो क्योंकि हम एक सेम टेरिटरी, एक रीजन के साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, तो हम अपने आप को एज अ कलेक्टिवनेस साथ में देखते हैं। फोर्थ इज कल्चरल यूनिटी, लैंग्वेज, रिलीजन एंड ट्रेडिशन। तो क्योंकि हमारा अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन है, कस्टम है, तो हम उसको एज अ मेकर ऑफ यूनिटी के तौर पे देखते हैं। फिफ्थ इज इकोनॉमिक एंड सोशल टाइज। तो नेशनलिज्म जो है वो ऑल्दो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और सोशल इंटरेक्शन के ऊपर भी वर्क करता है उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, जिसके अंदर ट्रेड, कम्युनिकेशन और जो भी आपके शेयर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी एक बिलोंगिंगनेस को सपोर्ट करते हैं। सिक्स्थ इज पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड सोवर्जिनिटी। सो मॉडर्न नेशनलिज्म जो है वो नेशन को किससे लिंक करता है? आपके सोवर्जिन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट से लिंक करता है। सेवेंथ इज इंटीग्रेटिव मोबिलाइजिंग रोल। सो नेशनलिज्म क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपको एक पावरफुल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के टुवर्ड्स, जिसमें वो डाइवर्स ग्रुप को क्या कर रहा है? यूनाइट करता है। एट्थ इज एम्बिवेलेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है, और ये इंस्पायर करती है हमारी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को और डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को। अब आते हैं स्टूडेंट हम अपने एट्थ क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एलेबोरेट अपॉन द मल्टीकल्चरलिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है बच्चे आपका? जिसमें आपका कल्चरल डाइवर्सिटी है, एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और आपकी नेशनल। ठीक है, अब इसके आते हैं मीनिंग के ऊपर। तो ये किसको रेफर करता है? आपका जो आपके एग्जिस्टिंग मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज हैं एक सिंगल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर, उसको एक्नॉलेज करता है ये, और हर एक कल्चर को इक्वली ही यहाँ पे ट्रीट किया जाता है और रिस्पेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो फर्स्ट इज कल्चर एज अ कंटेक्स्ट ऑफ चॉइस। तो ये किस पे स्ट्रेस कर रहा है कि कल्चर जो है वो एक केज नहीं है, बल्कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी उसके थ्रू आइडेंटिटी बनाते हैं और अपनी चॉइसेस बनाते हैं। सेकेंड इज माइनॉरिटी एंड इमिग्रेंट कल्चर।
तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे आपके इंडिजिनियस पीपल हो गए, नेशनल माइनॉरिटी के लोग हो गए या इमिग्रेंट कम्युनिटीज हो गए, उनको भी वो स्पेशल अटेंशन देता है। थर्ड इज ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, उसमें आपका डिफरेंशिएटेड राइट्स, सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, वो किसको दिए जा रहे हैं, जो स्पेशली जो आपके माइनॉरिटी के लोग हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनको कोई भी डिसएडवांटेज ना हो। फोर्थ इज चैलेंजेस टू द क्लासिकल नेशन स्टेट। तो बेसिकली मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ स्टेट को चैलेंज करता है और वो इंसिस्ट करता है कि आपको एज अ वन लैंग्वेज और वन कल्चर को मार्जिनलाइज करना चाहिए और आपको अपने सेकंड क्लास सिटीजनशिप जो है वो मेंटेन करनी चाहिए। फिफ्थ इज लिंक विद लिबरलिज्म। सो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो लार्जली कब अराइज हो रहा है, विद इन द लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर अराइज हो रहा है। सिक्स्थ इज कंसर्न अबाउट इंट्रा ग्रुप डोमिनेशन। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका कि आपके जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनके टूवर्ड्स भी आप क्या हो, सेंसिटिव हो, उनको भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। सेवेंथ इज एम्फेसिस ऑन डायलॉग एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन। सो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो प्रमोट करता है इंटरकल्चरल डायलॉग को और म्यूचुअल रिकॉग्निशन को। सो कंक्लूजन क्या है आपका, तो ये आपको दिया हुआ है बच्चे पूरे आंसर का कंक्लूजन। आपको ध्यान रखना है, आपको इसी तरीके से ही अपने आंसर जो है सेम फॉर्मेट में रखेंगे सब पॉइंट्स के साथ और एट लास्ट आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन द फेसिस वर्ल्ड व्यू। चलिए आंसर देखते हैं हम। तो बेसिकली जो फेसिज्म है ये आपका 20th सेंचुरी के अंदर जो था वो स्टार्ट हुआ था। आपका जब इंटर वॉर हुआ था यूरोप में, पर्टिकुलरली इटली और जर्मनी के अंदर, तो फेसिज्म ने बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म दोनों को ही रिजेक्ट किया था। अब आता है इसका फेसिस्ट वर्ल्ड व्यू। फर्स्ट पॉइंट इज एंटी लिबरल एंड एंटी मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन। तो फेसिज्म क्या डिफाइन करता है, वो इटसेल्फ वो बता रहा है कि तो बेसिकली फेसिज्म जो है वो नेगेटिवली दोनों ही थ्योरीज को अटैक कर रहा है। वो लिबरलिज्म को एज अ वीकनेस के तौर पे देखता है और मार्क्सिज्म को वो देखता है कि वो नेशन को डिवाइड कर रहा है एक क्लास लाइंस के बीच में। सेकेंड इज प्रिमेसी ऑफ द नेशन स्टेट, कि जो फेसिस्ट है उनको लगता है जो नेशन स्टेट है वो एक सुप्रीम ऑर्गेनिक यूनिटी है। लीडरशिप प्रिंसिपल, तो फेसिज्म जो है वो ग्लोरीफाई करता है फिगर ऑफ द लीडर, फॉर एग्जांपल हिटलर। फोर्थ इज टोटलियन कंट्रोल, तो जो फेसिस्ट वर्ल्ड है वो उसको एज अ टोटलियन के तौर पे देखता है और वो देखता है कि उसके जो जितने भी स्पेयर्स ऑफ लाइफ हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर, प्राइवेट मोर्टेलिटी। फिफ्थ इज कल्ट ऑफ एक्शन, वायलेंस एंड वॉर, तो फेसिज्म जो है वो एक्शन को सेलिब्रेट करता है ओवर अ रिफ्लेक्शन एंड वायलेंस ओवर अ नेगोशिएशन। सिक्स्थ इज मिथ ऑफ अ नेशनल रीबर्थ, तो कल्चरल थीम जो है वो बेसिकली मिथ ऑफ डिक्लाइन और रीबर्थ पर है। नेशन जो है उसको माना जाता है कि वो उसके इंटरनल एनिमीज ही जो है उसको ह्यूमिलेट करते हैं और फेसिज्म जो है वो उसको हेरोइक रीजनरेशन का प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट आते हैं 7 पॉइंट पर, कॉर्पोरेटिस्ट इकोनॉमिक विजन। तो ये बेसिकली अबॉलिश करने की जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी को फेसिज्म जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहा है इकोनॉमी को थ्रू स्टेट डायरेक्टेड कॉर्पोरेशंस ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयज के थ्रू। एट्थ इज रेसिज्म एंड कल्चरल हायरार्की, तो नाजी फॉर्म में स्पेशली फेसिज्म जो है वो रेसिज्म, एंटी सेमिटिज्म को सपोर्ट करता है और ये बेसिकली ह्यूमैनिटी को डिवाइड करता है सुपीरियर और इंफीरियर रेसेस के अंदर। चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, डिस्कस द जेंडर सेक्स डिस्टिंक्शन इन फेमिनिज्म। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब हम। सो फेमिनिज्म क्या ट्रीट कर रहा है, जो भी आपके सेक्स और जेंडर है वो उनके की एनालिटिकल टूल्स के बेसिस पे उसको डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो चलिए वो डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे है। फर्स्ट है सेक्स इज अ नेचर एज अ जेंडर इज टू कल्चर। तो सेक्स यूजली किससे एसोसिएटेड है, उसके नेचर और बायोलॉजी से एसोसिएटेड होता है और जेंडर जो है वो हमारे कल्चर और सोसाइटी से लिंक होता है। सेकेंड इज मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी एंड कल्चर डिफरेंसेस। तो डिफरेंट सोसाइटी जो है उनके डिफरेंट ट्रेड्स हैं एज ए मस्कुलिन और फेमिनाइन। बॉयज़ और गर्ल्स को जो है वो बचपन से ही जेंडर स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही ट्रेन किया जाता है, जैसे उनका बिहेवियर या ड्रेस या एस्पिरेशंस। थर्ड इज सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड वर्क प्लेस। तो जेंडर नॉर्म्स जो है वो ऑर्गेनाइज करता है सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर को भी।
वुमेन जो है वो विद इन द होम वर्क कर रही हैं या एग्रीकल्चर या इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, तो वो बेसिकली एक नेचुरल एक्सटेंशन माना जाता है उनकी बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली। वेयर एज जो आपके मैकेनाइज्ड वर्क होते हैं तो वहाँ पे मेंस को ट्रेन किया जाता है और उन्हें ऑफ कोर्स बेटर पेड भी वहाँ पे दिया जाता है। फोर्थ इज आइडियोलॉजिकल अजम्पशंस बिहाइंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो फैमिलीज आर्ग्यू करते हैं इस क्लेम के ऊपर कि जो वुमेन है वो फिजिकली वीक होती हैं और नेचुरली उनको डोमेस्टिक टास्क ही करने चाहिए। फिफ्थ इज जैगर्स डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सेक्स एंड जेंडर। तो डेवलपमेंट जो है फेमिनिस्ट सो ह्यूमन बायोलॉजी जो है वो किसके थ्रू शेप हो रही है, बाय टेक्नोलॉजी, वर्क और एनवायरनमेंट के, और आप सेक्स को भी एज अ प्योरली नेचुरल जो है वो आप नहीं देख सकते। सिक्स्थ इज रेडिकल फेमिनिस्ट एम्फोसिस ऑन डिफरेंसेस। सो रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं डिस्टिंक्शन को, इग्नोरिंग, आप उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, वो उसके अगेंस्ट में है। और बेसिकली वो आर्ग्यू करते हैं कि जो वुमेन्स का रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है और जो एक्सपीरियंस है मदरिंग का, वो उनकी क्वालिटी को एकदम डिस्टिंक्ट बनाता है। सेवंथ इज पोस्ट मॉडर्न रिवर्सल, जेंडर प्रीसीड सेक्स। तो पोस्ट मॉडर्न क्या स्टैंड करता है, रिप्रेजेंटेड बाय द जूडिथ बटलर, और वो सजेस्ट करते हैं जेंडर प्रीसीड सेक्स को। अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी आपके मेल और फीमेल बॉडी जो है वो काउंट करती है, वो इटसेल्फ प्रोड्यूस करती है थ्रू कल्चरल नॉर्म्स को और पावर रिलेशंस के थ्रू। सो स्टूडेंट, ये था आपका MPPS 001 का सॉल्यूशन। सो इग्नू स्टूडेंट, आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.unnatieducations.com/ignu पर, जहाँ पे अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है, आपको असाइनमेंट्स चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, आपको गेस्ट पेपर चाहिए या आपको नोट्स चाहिए, आपको सब वहाँ पर मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमारी टीम उन्नति एजुकेशंस को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशंस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपकी कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको नेक्स्ट पेपर्स का सॉल्यूशन जो है वो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। थैंक यू।